नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बूंदी। हमने अपकृत्य विधि के बारे में पहले परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषाओं को जब पढ़ा तो उससे हमें ज्ञात हुआ कि अपकृत्य विधि एक सिविल अपकार है, एक सिविल दोष है और उसमें जो कि नुकसानी होती है वो परिनिर्धारित नहीं होती और ये एक प्रकार का अपकृत्य, एक प्रकार का दोष है जो कि सिविल दोष है और अपराध से भिन्न है, संविदा भंग से भिन्न है और न्यास से भी भिन्न है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपकृत्य विधि की प्रकृति क्या है और अपकृत्य विधि के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है। अपकृत्य विधि में दायित्व की स्थापना के लिए मुख्यतः 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है एक्ट या ओमिशन। एक्ट और ओमिशन कैसा होना चाहिए? कृत्य का होना है, कृत्य का लोप होना ऐसा होना चाहिए जो अनुचित हो, जो अविधिपूर्ण हो। दूसरा आवश्यक तत्व है इस प्रकार के एक्ट और ओमिशन कृत्य या कृत्यलोप के द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक क्षति या लीगल डैमेज हुआ हो। तीसरा बिंदु है कृत्य या लोप एक्ट या ओमिशन के कारण जिससे क्षतिग्रहीता को विधिक उपचार का अधिकार मिलता हो, यानी कि उसे इस प्रकार के जो कृत्य या लोप के कारण क्षति हुई है, जो कि लीगल डैमेज हुआ है, उस लीगल डैमेज के लिए उसको उपचार भी प्राप्त हो। तो हम पहले बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है व्यक्ति द्वारा किया गया अनुचित कार्य या रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। जिस कृत्य या कृत्यलोप के परिणाम स्वरूप अन्य व्यक्ति को क्षति हुई हो वह विधि की दृष्टि से अनुचित होना आवश्यक है। कोई नैतिक त्रुटि या सामाजिक त्रुटि अथवा राजनीतिक भूल अपकृत्य में विधि में दायित्व उत्पन्न नहीं करती। जैसे कि बड़ों का आदर करना, माँ बाप की सेवा न करना नैतिक त्रुटियाँ हैं। खान पान में शामिल नहीं होना, समाज के नियमों को मानने से अस्वीकार कर देना, इस प्रकार के दायित्व नैतिक दायित्व हैं। इनसे किसी प्रकार की कोई अपकृत्य संबंधी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी को करने या न करने के परिणामस्वरूप हानि के लिए तभी दोषी माना जाता है, तब उसे अपकृत्य संबंधी कहा जा सकता है जबकि उसका ऐसा कार्य करना या कार्य का लोप त्रुटि हो और त्रुटि भी कैसी हो? अविधिक या अनुचित। दूसरा बिंदु है विधिक क्षति, लीगल डैमेज। अपकृत्य में दायित्व की स्थापना के लिए दूसरी शर्त हानि या क्षति का होना है, परंतु केवल विधिक क्षति या हानि ही अपकृत्य संबंधी दायित्व उत्पन्न करती है। इस प्रकार अपकृत्य के लिए क्षति ऐसी हो जिससे विधि के अंतर्गत क्षति माना जा सके। विधिक क्षति न हो तो वास्तविक क्षति के समान और न इसका आर्थिक क्षति होना आवश्यक है। संक्षेप में विधिक क्षति को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता विधिक अधिकार का उल्लंघन। क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण, विधि की दृष्टि से क्षति का अनुमान। इस प्रकार भले ही वादी को वास्तविक या मार्मिक क्षति न हुई हो, परंतु यदि उसके अधिकार का उल्लंघन प्रमाणित हो जाता है और विधि के अंतर्गत क्षति का अनुमान हो जाता हो तो वह विधिक क्षति मानी जाएगी। तीसरा बिंदु है क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमे का विधिक अधिकार। अपकृत्य संबंधी दायित्व उत्पन्न के लिए तीसरी शर्त है कि वह कृत्य या लोप जिससे क्षति हुई है ऐसा हो जिससे क्षतिग्रहीता को क्षतिपूर्ति के लिए
मुकदमा चलाने का विधिक अधिकार मिलता हो। कभी कभी ऐसे कृत्य भी हो सकते हैं जिनसे सती तो हुई हो, परंतु उसके लिए क्षतिग्रहीता को अपकृत्य विधि में वाद लाने का अधिकार न हो। उदाहरण के लिए न्यायिक कृत्य अनुज्ञा या लाइसेंस के अंतर्गत किए गए कार्य क्षति पहुंचा सकते हैं तथा तो भी कर्ता के विरुद्ध वाद लाने का विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं करते। अब विधिक अधिकार क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम आगे जो लीगल डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। विधिक अधिकार से तात्पर्य है विधि द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जिसको लागू करने में राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सके। यह किसी व्यक्ति का वह अधिकार है जिसे विधि की मान्यता एवं संरक्षण प्राप्त है, जिसका उल्लंघन विधिक गलती है। जहाँ एक व्यक्ति का कोई अधिकार है, वह ही अन्य लोगों को उसके प्रति कर्तव्य है। वास्तव में अधिकार एवं कर्तव्य आपस में सहसंबद्ध है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व क्या हैं? वेद विधिक अधिकार के आवश्यक तत्व निम्नानुसार हैं। पहला, इस अधिकार को धारण करने वाला कोई व्यक्ति या पक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास विधिक अधिकार को धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, उसको धारण करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अधिकार का दूसरा बिंदु है, अधिकार का संबंध किसी कृत्य होना चाहिए, अर्थात किसी कृत्य को करने या न करने के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि हमारे पास जो अधिकार है, उस अधिकार का हम उपयोग करें तो उससे संबंधित जो कर्तव्य है उसमें किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने की बाध्यता होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, संबंधित क्षेत्र तथा अधिकार की विषय वस्तु होनी चाहिए। दायित्व में बंधा हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी होना चाहिए। विधिक अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा होता है सार्वजनिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार किसे कहेंगे? प्राइवेट राइट क्या होगा? इस श्रेणी में वे अधिकार आते हैं जो किसी व्यक्ति को सामाजिक अधिकारों के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर शारीरिक सुरक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार, ख्याति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी उसके व्यक्तिगत अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिगत अधिकार को आघात पहुंचाने में यदि बिना विधिक औचित्य के किया गया है तो उसके लिए अपकृत्य विधि में दायित्व उत्पन्न होता है। इस संबंध में दो शर्तें पूरी करना आवश्यक है, यानी कि विधिक अधिकार के प्रति अपकृत्य के लिए दो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है, ये व्यक्तिगत अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन हो, उल्लंघन बिना किसी विधिक औचित्य के हो। दूसरी बात, सार्वजनिक अधिकार, पब्लिक राइट। इस श्रेणी में वे अधिकार आते हैं जो राज्य के सभी व्यक्तियों को सामान्यतः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सार्वजनिक अधिकारों के उल्लंघन में सामाजिक प्रत्येक व्यक्ति को आचरण चलाने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु सार्वजनिक अधिकार का जब किसी गैर कानूनी कृत्य या गैर कानूनी गलती के द्वारा उल्लंघन होता है तो मुकदमा तभी चलाया जा सकता है जब जनसाधारण को सामान्य हानि कारित हुई हो
और वादी को विशेष रूप से हानि पहुँचे। यदि वादी को विशेष हानि न हो तो वादी का मुकदमा नहीं चल सकता। हाँ, समाज को हुई सामान्य हानि के लिए राज्य हानिकर्ता को दंड दे सकता है। सार्वजनिक अधिकार में क्या है कि सामान्य कई लोगों का इसमें मतलब अधिकार का उल्लंघन हुआ हो, लेकिन वादी को अधिकार वाद करने का अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब उसकी व्यक्तिगत हानि हुई हो। उदाहरण के तौर पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से दूसरे की संपत्ति छीन लेता है तो उसका कार्य संपत्ति के स्वामी के विरुद्ध है और अपकृत्य माना जाएगा। प्रत्येक चालक का कर्तव्य है कि वाहन को सावधानीपूर्वक चलाए। यदि कोई चालक असावधानीपूर्वक वाहन चलाकर किसी को क्षति पहुंचाता है तो अपने कर्तव्य के लिए अपकृत्य करता है। विधिक क्षति क्या होगी? विधिक क्षति लीगल डैमेज वे क्षति उसे कहते हैं जो विधिक अधिकार के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होती है। सामंड के अनुसार दुष्कृति एक ऐसा कार्य है जिससे प्रतिवादी बिना किसी कारण के ही वादी को क्षति पहुंचाता है। दुष्कृति के कानून का उद्देश्य यही है कि व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से रोका जाए जिनके द्वारा वह दूसरों की संपत्ति, सुरक्षा और ख्याति को हानि न पहुंचा सके। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके पीड़ित पक्ष हर्जाना वसूल कर सकता है। वे क्षति न हो तो समान हो, किंतु ये जरूरी है कि ये विधि में आती हो। वादी के अधिकार पर आक्रमण या हस्तक्षेप वे क्षति उत्पन्न करता है चाहे वादी की आर्थिक क्षति न हुई हो। वे क्षति में वैधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। कानून के दृष्टिकोण में क्षति तथा क्षति का वास्तविक प्रमाण शामिल है। फीचर ऑफ लीगल डैमेजेस। विधिक अधिकार का उल्लंघन हो, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण हो, विधि की दृष्टि में क्षति का अनुमान हो। अब लीगल डैमेज के बारे में हम जान सकते हैं कि लीगल डैमेज को, विधिक क्षति को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बिना क्षति के हानि। बिना क्षति के हानि, इंजुरिया साइन डेमोनम। बिना क्षति के विधिक अधिकार का अतिलंघन। डेमिनम का मतलब है, ये लैटिन टर्म है। डेमिनम का मतलब है अंग्रेजी में डैमेज, इसका अर्थ है क्षति। साइन का मतलब है बिना, विदाउट, और इंजुरिया का मतलब है इंजरी यानी कि विधिक क्षति। इस प्रकार इंजुरिया साइन डेमोनम यानी कि इंजुरी विदाउट डैमेज, यानी कि बिना नुकसान के विधिक क्षति, यानी कि आपको विधिक क्षति बिना नुकसान के, यानी कि आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है लेकिन ये आवश्यक नहीं कि आपके कोई क्षति हुई हो। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का हर्जाना मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। बिना क्षति के हानि, इंजुरिया साइन डेमिनम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कोई हानि किसी अपकृत्य के कारण हुई हो तो वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने का अधिकारी है, भले ही उसे अपकृत्य से वास्तविक क्षति एक पैसे की भी न हुई हो।
इस प्रकार के अपकृत्य स्वतः अभियोज्य होते हैं और उनमें केवल हानि अर्थात विधिक अधिकार की अवहेलना होने पर ही वाद चलाने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे मामलों में वास्तविक क्षति प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार के स्वतः अभियोज्य अपकृत्यों में विधि अपने क्षति की परिकल्पना कर लेती है, क्योंकि विधिक अधिकारों की अवहेलना में क्षति गौण रूप से विद्यमान मानी जाती है। अतः इस प्रकार के मामलों में वास्तविक या विशिष्ट क्षति को प्रमाणित करना जरूरी नहीं। वादी को केवल इतना प्रमाणित करना ही पर्याप्त है कि उसके किसी विधिक अधिकार की अवहेलना हुई है। इसके अपकृत्यों में अनाधिकार प्रवेश, मानहानि आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण इंजूरियस लाइन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण वाद है, उसको है एशबी वर्सेज वाइट। 1702 का ये केस है। इसमें न्यायाधीश महोदय जो होल्ट थे, इन्होंने कहा, इसके जो मुख्य बिंदु ये थे, इसका जो है कि प्रतिवादी वाइट आइसबरी के शहर में संसदीय चुनाव में मतदान अधिकारी था। जो वाइट व्यक्ति महोदय थे वो एक निर्वाचन अधिकारी थे और वादी एश भी उस नगर का निवासी था और उसको वहाँ पर मत देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वादी का कहना था कि वह मत देना चाहता था, परंतु प्रतिवादी ने विद्वेषपूर्वक उससे मत नहीं डालने दिया। यद्यपि अब उसने मत नहीं डाला, लेकिन फिर भी उसका जो जिसको उसको मत देना था वो प्रत्याशी उसके मत के बिना भी विजय हो गए, यानी कि एशबरी को कोई भी हानि नहीं हुई। लेकिन वादी को क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया और प्रतिवादी ने अपने को निर्दोष बताया, लेकिन जस्टिस हॉल्ट महोदय ने एशबी के पक्ष में डिग्री देते हुए निम्नलिखित सिद्धांत दिए। वादी को नगर का नागरिक होने के नाते संसदीय नागरिक चुनाव में मत देने का विधिक अधिकार प्राप्त था। इस विधिक अधिकार के परिणाम स्वरूप उस अधिकार आनुषंगिक अधिकार के रूप में उस अधिकारी के उपयोग, सुरक्षा एवं प्रयुक्त विधिक उपचार भी अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। वादी द्वारा वाद दायर करना ही तर्क है एवं सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार उचित उपचार है। इस वाद में चीफ जस्टिस हॉल्ट ने यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक विधिक अधिकार की अवहेलना में क्षति होती है, चाहे उस क्षति का परिणाम आर्थिक हानि हो या न हो। इस किसी भी अधिकार की अवहेलना केवल धन संबंधी हानि नहीं होती, वरन अन्य प्रकार की हानि होती है। जैसे मानहानि के मामले में मानहानि किए जाने वाले व्यक्ति को 1 पैसे की भी हानि नहीं होती, परंतु फिर भी वह अभियोज्य है। भारत में 20 केस है भीमसेन वर्सेज जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 494। प्रस्तुत वाद में याचिकाकर्ता JK जम्मू कश्मीर विधानसभा का विधायक था। पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से तब रोका जब विधानसभा में भाग लेने जा रहा था। उसे यथासमय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त कृत्या हेतु याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया, क्योंकि यहाँ भी विधिक अधिकारों का अनंत तथा उल्लंघन था। अब विधिक क्षति के
दूसरे प्रारूप में हम जाएंगे जिसे कहते हैं डेमुनम साइन इंजूरिया। डेमुनम साइन इंजूरिया, विधिक अधिकार के अतिलंघन के बिना क्षति। ऐसी परिस्थिति में वादी को नुकसान हुआ है लेकिन उसके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, वाद करने का अधिकार नहीं होता। जिस प्रकार कुछ अपकृत्य क्षति न होने पर भी विधिक अधिकार की अवहेलना के कारण अभ्योज्य होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे अपकृत्य भी हैं जिनमें क्षति तो होती है परंतु हानि, इंजरी अथवा विधिक अधिकार की अवहेलना न होने के कारण वे अभ्योज्य नहीं होते। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वादी के किसी विधिक अधिकार की अवहेलना नहीं हुई हो तो उसे कितनी ही बड़ी क्षति क्यों न हुई हो, वह वाद चलाने का अधिकार नहीं है। संक्षेप में इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई अनुचित कृत्य केवल आर्थिक क्षति के कारण ही अपकृत्य नहीं हो जाता। ऐसे अनेक क्षतिकारी अनुचित कृत्य हैं जिन्हें कानून में कोई महत्व नहीं दिया जाता। अपकृत्य के लिए विधिक क्षति होना आवश्यक है जो केवल विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही उत्पन्न हो सकती है। इस कथन सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसे मामलों में हानि अनुचित कृत्यों के कारण नहीं होती वरन किसी व्यक्ति के अधिकारों के प्रयोग के कारण होती है। अपकृत्य विधि में सामान्यतः अधिकारों का प्रयोग भले ही यह शक्तिकारक हो, अनुचित नहीं माना जा सकता। एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी राइट इज नॉट रॉन्ग इवन इफ काज डैमेजेस। बिना विधिक अधिकार के अवहेलना से उत्पन्न क्षति को सामान्य ने 5 प्रकार में बांटा है। जब क्षति किसी व्यक्ति के अपने अधिकारों के प्रयोग से उत्पन्न होती है, जैसे व्यापार में एक व्यक्ति की स्पर्धा के कारण हुई क्षति, प्रतिवादी के अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रयोग के कारण हुई क्षति, अधिकार हानि को रोकने के किए गए कार्य द्वारा क्षति, बहुत ही कम या निश्चित अथवा प्रमाणित न होने वाली क्षति जिसमें क्षतिपूर्ति की कार्रवाई नहीं होती हो, सार्वजनिक क्षति के साथ ही प्राप्त हुई क्षति के कारण भी सार्वजनिक अवरोध हो रहा हो। तो डेमुनम साइन इंजूरिया के जो केसेज हैं वो केसेज हैं, सबसे महत्वपूर्ण वाद हैं ग्लास्टर ग्रामर स्कूल केस। इस वाद में जो वादी की पाठशाला के समीप प्रतिवादी ने एक पाठशाला खोली, प्रतिवादी को अपनी पाठशाला के बच्चों को दूसरी पाठशाला में प्रवेश लेने से रोकने हेतु अपनी पाठशाला का शिक्षण शुल्क कम करना पड़ा, जिससे उसे आर्थिक क्षति हुई। वादी ने क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया। उन्होंने जस्टिस हावर्ड ने कहा कि क्षति बिना हानि के अधिकारों की अवहेलना है हो सकती है। जैसे कि मेरा एक कारखाना है और मेरा एक पड़ोसी दूसरा कारखाना लगाता है, जैसे मेरे कारखाने को लाभ कम हो जाता है तो मुझे उसके विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसके प्रति कोई वाद दायर कर सकूं। तो ये एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मामला है जिसमें मान लीजिए कि एक कचौरी की दुकान है, उसी कचौरी की दुकान के पास जो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत वेल नोन कचौरी है वाला है, और उसके जस्ट दूसरे पास में दूसरी कचौरी की दुकान खोल लेता है, उसकी भी कचौरियाँ अच्छी बिकने लग जाती है। पहले कचौरी वाले को अपनी कचौरियाँ बेचते रहने के लिए कुछ दाम कम करने पड़ते हैं, तो उस दाम करने से उसको जो हानि हुई है उसके लिए दूसरे कचौरी वाले पर वाद नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के व्यक्तिगत अधिकार हैं, विधिक अधिकार है कचौरी बेचने के, और वो उसमें अपने कर सकते हैं। उषाबेन वर्सेज भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर।
इसमें भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर में जय संतोषी माता नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी। उस मूवी में संतोषी माता में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती देवी को ईर्ष्या में दिखाया गया था और उनका मखौल उड़ाया गया था। तो उषाबेन नाम की महिला ने इसके खिलाफ वाद दायर किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। एक्टन बलराम बंडेल का केस में भी ऐसे ही है कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पे कुआं खोदा और प्रतिवादी की भूमि में जो कुआं था, प्रतिवादी की भूमि में उन्होंने कोई कुआं खोदा और वादी की भूमि में जो कुआं था उसके कुएं का पानी सूख गया, इसलिए उसने अपनी भूमि के प्रयोग में जो कार्य किया उसके लिए उस पर कोई वाद दायर नहीं किया सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर इंजुरियस एंड डेमोनियम की स्थिति है वहाँ पर आपके विधिक अधिकार के उल्लंघन मात्र से ही क्षतिपूर्ति का वाद दायर करने योग्य हो जाते हैं, जबकि डेमोनियम एंड इंजुरिया की स्थिति ये है कि आपको क्षति हुई हो लेकिन अगर विधिक अधिकार नहीं है तो आप इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। धन्यवाद।